Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination by the 24/7, and in this video session we people are covering a chapter of class 12 book. The name of the book is Flamingo and the name of the chapter is Indigo. So let me tell you my dear student that this is one of the very important chapter of your book. This is a biography, ठीक है, जिसको लिखा गया है लूस फिशर के द्वारा. राइट, लूस फिशर ने एक इंटरव्यू एक्सप्लेन किया है अपना महात्मा गांधी जी के साथ. और ऑफ कोर्स आपको पता है कि महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा फेमस थे. उनके फेमस होने का राज क्या था, या फिर इतने सारे लोग उन्हें क्यों प्यार करते थे, पसंद करते थे, ये आपको इस चैप्टर में पता चलेगा. और एक इफेक्टिव लीडरशिप किसी भी अच्छी जनरेशन के लिए क्यों ज़रूरी है, या फिर वो फ्यूचर में उन्हें कैसे हेल्प कर सकती है या उनकी लाइवलीहुड को कैसे सुधार सकती है, वो भी हमें इस चैप्टर में बताया गया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, ये चैप्टर जो है इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे. सो आई विल एक्सप्लेन दोज डिफिकल्ट वर्ड्स टू यू ऑल्सो, एंड आई विल गिव यू द वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि लूस फिशर है. राइट, लूस फिशर वॉज बॉर्न इन 1896 एंड ही डाइड इन 1970. राइट, he was born in Philadelphia. Then he served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. आप देख रहे हो ना, यहाँ पर उन्होंने एक वॉलेंटियर की तरह ब्रिटिश आर्मी को सर्व भी किया है 1918 से 1920 के बीच में. यानी कि 2 साल लगभग उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रिटिश आर्मी को सर्व किया था. फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स. ये एक जर्नलिस्ट थे, जर्नल्स लिखते थे, ठीक है, और साथ ही साथ में इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी लिखा है. द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस. इवन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए सैटरडे रिव्यू लिखते थे, और साथ ही साथ ये यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस के लिए भी लिखते थे, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट जर्नल. इनको पढ़ना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और इनके जो भी जर्नल्स होते थे उसमें ये रियलिटी या रियलिज्म के बारे में बात करते थे. He was also a member of the faculty at प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. तो आप देख सकते हो ये एक फैकल्टी भी रह चुके हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक. तो इन्होंने जो किताब लिखी है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. अब आप सोच सकते हो कि लूस फिशर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे किससे, गांधी जी से. यही वजह थी कि उन्होंने उनके ऊपर पूरी किताब लिख डाली थी. और ये जो इंडिगो चैप्टर है, ये उनकी जो पूरी लिखी गई किताब है महात्मा गांधी के ऊपर, इसका एक छोटा सा हिस्सा है. एक्सर्प्ट का मतलब ही होता है हिस्सा. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. इनकी बुक को बहुत सराहा गया, और ये भी कहा गया कि अब तक लिखी गई जितनी भी बुक्स हैं महात्मा गांधी के ऊपर, उनमें से सबसे अच्छी किताब ये है. सो लूस फिशर इस बुक के थ्रू भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. इनका बहुत नाम हुआ. ऑब्वियसली गांधी जी के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, और गांधी जी के बारे में पढ़ना उस समय किनको अच्छा नहीं लगेगा. तो जब ये किताबें लोगों ने पढ़ी तो लोगों ने बहुत ही सराहा, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें उसमें मिली. राइट नाउ, अब ये जो कहानी है, ये कहानी आपकी शुरू होती है, जिसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले. सो स्टोरी स्टार्ट होती है, और स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से कि लूस फिशर बताते हैं, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम in Sevagram in central India, he said, I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. सो यहाँ पर एक इंटरव्यू बताया गया है लूस फिशर का गांधी जी के साथ. तो लूस फिशर गांधी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं. तो उस दौरान गांधी जी इनको कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे जो डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश है उसकी स्टार्टिंग हुई. मतलब मेरे अंदर कैसे ये एक पुकार आई कि नहीं, ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ना पड़ेगा. ये समय है 1917 का. लेकिन जिस समय लूस फिशर गांधी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं वो है 1942 का टाइम. वो उनके आश्रम में है, और आश्रम कहाँ है, सेवाग्राम में. राइट, तो ये उनका स्टेटमेंट था गांधी जी का कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मेरे अंदर से ये गुहार आई कि ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ेगा. ये समय है 1917. अब यहाँ पे लिखा हुआ ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. अब लखनऊ में एक मीट चल रही थी. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इट वॉज एन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कन्वेंशन का मतलब होता है अग्रीमेंट. एक मीट था जहाँ पर एक अग्रीमेंट हो रहा था. वो समय था 1916 का, महीना था दिसंबर का, जब एक एनुअल मीट में गांधी जी गए थे लखनऊ. देयर वर 2301 delegates refers to participants. राइट,
या रिप्रेजेंटेटिव एंड मेनी विजिटर्स। तो गांधी जी कहते हैं कि वहां पर मतलब वो छोटी मोटी मीट नहीं थी, वहां पे बहुत सारे लोग थे, वहां पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, राइट। कितने रिप्रेजेंटेटिव थे वो? 2301। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट विच यू कैन अंडरलाइन ऑल्सो, राइट ना। ये सब जितने भी इसमें मंथ्स ईयर्स दे रखे हुए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में ब्रिटिश डिपार्चर का इन्होंने जो प्रोसेस था वो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये कहाँ थे? ये लखनऊ में थे। लखनऊ में एक मीट चल रही थी। मीट किसकी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आए थे। अगर रिप्रेजेंटेटिव का अमाउंट पूछा जाए तो 2301, और बहुत सारे लोग भी आए थे इसके अलावा। ये तो रिप्रेजेंटेटिव थे, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमैशिएटेड एंड सेड। इमैशिएटेड का मतलब होता है थिन, वीक, कमजोर। आपको पता है जो गरीब लोग होते हैं उनके पास खाने पीने को नहीं होता, तो उनके पास पैसा भी नहीं होता, और वो बहुत कमजोर, वीक से लग रहे होते हैं, राइट। तो गांधी जी बताते हैं कि मैं इस मीट में था, और फिर इसी मीट के दौरान जब ये मीट की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जब प्रोसेस आगे बढ़ रहा था, तो उसी दौरान मेरे पास एक गरीब सा किसान आता है। वो बहुत ही आम किसान था, जैसे ही बाकी किसान भारत के थे। कैसा था वो? गरीब था, और गरीब के साथ साथ इमैशिएटेड था, मतलब वो बहुत ही कमजोर हो चुका था। ओके ना। अब यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि ये जो गरीब किसान था वो कहाँ का था। सो आगे आप लोगों को पता चलेगा। आई एम राजकुमार शुक्ला। अब देखो गांधी जी नहीं बोल रहे, यहाँ पर ये लूज फिशर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर वो गरीब किसान बोल रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। सो हु इज आई हियर? आई इज द पुअर पीजेंट, गरीब किसान है ये। I am राजकुमार शुक्ला, I am from चंपारण and I want you to come to my district. मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने चंपारण का दूर दूर तक नाम नहीं सुना था, कभी नहीं। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है लुईस फिशर के द्वारा कि वेयर इज चंपारण, राइट। गांधी जी नहीं जानते थे आज तक। सोचो, एक ऐसी जगह चले गए। यहाँ पे गांधी जी के लिए एक पॉजिटिव आपको एक व्यू भी मिलेगा कि गांधी जी ने उन लोगों की मदद करी है जिनको वो कभी जानते भी नहीं थे, राइट। तो उससे भी हमें इंस्पिरेशन मिलती है, एक सीख भी मिलती है कि हमें भी ये चीजें करनी चाहिए। Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. तो नेपाल की जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के नीचे जो फुटहिल्स हैं, वहां पर आपको ये जगह मिल जाएगी, राइट। अंडर एन एशियन अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयरक्रॉपर्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि बहुत 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 साल पहले एक अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना। और वहाँ का जो भी अरेंजमेंट वगैरह थे उसके हिसाब से जो चंपारण के पीजेंट्स थे वो वहाँ पे शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे, ठीक है। शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं? अ टेनेंट फार्मर हु गिव्स अ पार्ट ऑफ ईच क्रॉप एज रेंट। यानी कि एक जमीन है, ठीक है, एक जमीन पर क्या करनी है आपको? खेती करनी है, और उस खेती का जो भी हिस्सा है वो आपकी किराएदारी के तौर पर लिया जा रहा है। जैसे सपोज अगर मैं एक घर बनाती हूँ और उस घर में मैं ऊपर वाला कमरा किराए पर दे देती हूँ, तो आप आओगे और आप रहोगे और आप मुझे पैसा दोगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे? आप वहाँ की साफ सफाई करोगे, मेरा झाड़ू पोछा करोगे, बर्तन करोगे, राइट, ये सब करोगे। तो वैसे ही ये जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको लैंड दे दिए गए थे, और लैंड्स पे क्या करते थे वो एज टेनेंट, एज ए किराएदार रह रहे थे और खेती किसानी करते थे। जो भी खेती किसानी होती थी वो किसको चली जाती थी? ब्रिटिशर्स को चली जाती थी, राइट। तो इनको मतलब पुराने अरेंजमेंट्स के तहत और कुछ अग्रीमेंट्स हुए थे, उसी के तहत चंपारण पीजेंट्स जो थे वो वहां पर शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे। राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं शेयर क्रॉपर्स में से एक था, उसे भी यही काम करना था। ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ जाहिल था। लेकिन सुनो, अनपढ़ जाहिल का मतलब आप कंप्लीटली अनएडुकेटेड नहीं बोल सकते। वो रिजोल्यूट था। रिजोल्यूट का मतलब होता है फर्म, दृढ़ निश्चयी, टेनेशियस, डेटरमिन्ड, ठीक है, कि वो अपनी बातों का पक्का था। जो कह दिया तो कह दिया, वो वाला सीन था इसके साथ। तो ही वॉज रिजोल्यूट, इसने जो ठान लिया वो ठान लिया, जो करना है सो करना है, इसके अंदर वाली फीलिंग थी। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in बिहार। तो वो कह रहा था कि बिहार में, हमारे चंपारण में ये जो शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम है ना वो सही नहीं चल रहा है, ठीक है। ब्रिटिशर्स हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं और आप हमारी मदद करने चलिए, राइट। एंड somebody had probably said speak to गांधी, और शायद उसको किसी ने बताया था कि तुम गांधी जी फला फला लॉयर हैं, फला फला पर्सन है गांधी जी, उनके पास चले जाओ, वो लोगों की मदद करते हैं, तुम्हारी भी मदद कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो गांधी जी was considered as a great helper and a great leader at his time। उनके समय पे उन्हें एक बहुत अच्छा लीडर और एक बहुत अच्छा हेल्पर माना जाता था। वो तो वो सबकी मदद करने के लिए जाते थे। तो
जब राजकुमार शुक्ला को पता चला था कि गांधी जी के पास चले जाओ, गांधी जी तुम्हारी मदद कर देंगे, तो बस वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा आ गया। इसी से ही उसके फर्म होने का पता चला गांधी जी को, कि एक इंसान से कह दिया कि उन पर्सन के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद कर देंगे, तो वो चला भी गया, है ना। तो भले ही इंसान पढ़ा लिखा ना हो, जाहिल हो, लेकिन अगर वो दृढ़ निश्चयी होता है तो वो अपनी बात मनवा के ही रहता है। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। कानपुर वाज एक्चुअली कानपुर, है ना। आज के टाइम पे जिसको आप कानपुर कहते हो वो कानपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सो इट इज नथिंग एल्स बट कानपुर ओनली। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को बताया कि देखो मेरी फला फला जगह मीटिंग है। वो फला फला जगह कौन सी है? वो कानपुर है। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और कहेंगे कि देखो जैसे तुम मेरे पास आए हो, है ना, मेरे से गुहार लगाने के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे से आकर के बातचीत करते हैं, मेरी अलग अलग जगह मीटिंग्स होती हैं। तो मुझे अभी मैं लखनऊ में हूँ, फिर मुझे कानपुर जाना होगा, फिर मुझे कुछ और जगह जाना होगा इंडिया के अदर पार्ट्स में भी, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बोला मेरे बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, तो मैं फ्री नहीं हूँ। मतलब इनडायरेक्टली गांधी जी वांट्स टू से कि भैया देखो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें अपना समय दे सकूं, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। अब गांधी जी ने बता दिया राजकुमार शुक्ला को कि देखो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन यहाँ पर राजकुमार शुक्ला की टेनेशियसनेस दिखाई जाती है कि जहां जहां गांधी जी जाते थे राजकुमार शुक्ला पीछे 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 चल पड़ते थे। वो गाना सुना होगा ना आप लोगों ने, चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे चल दिया। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला किसके पीछे पीछे चल दिए? गांधी जी के पीछे पीछे चल दिए। क्यों? क्योंकि बात मनवानी है ना। अभी होता है ना, कोई आपको पसंद आ जाता है तो आप उसको कन्विंस करने के लिए क्या करते हो? उसके पीछे पीछे चल देते हो। तो वैसे ही राजकुमार शुक्ला भी गांधी जी से बात मनवाने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी जी अपनी जो मीटिंग्स वगैरह थी उनको खत्म करके कहाँ गए थे? अहमदाबाद आ गए थे। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। अब राजकुमार शुक्ला एकदम मतलब वो ना जोड़ीला इंसान, मतलब वो किसी भी हालत में जो है गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ रहा। कह रहा है गांधी जी भैया हम परेशान हैं, हमारे साथ चलो चलो ना। तो गांधी जी को लेके जाने के लिए तैयार है। गांधी जी जहां जहां जा रहे हैं राजकुमार शुक्ला पीछा कर रहा है उनका, राइट। अजीब अजीब आदमी है, अजीब जिद्दी आदमी है, पीछे ही पड़ गया है ना। तो गांधी जी वाज लाइक भाई वो मेरे पीछे पीछे आया, है ना, मैं तेरे पीछे पीछे आंधी है। तो पीछे पीछे कहाँ तक पहुंच गया? सेवाग्राम पहुंच गया, उनके आश्रम अहमदाबाद में। अब गांधी जी वाज लाइक भाई साहब बहुत जबरदस्त आदमी है, तो बात तो मनवाई के छोड़ेगा। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम फॉर वीक्स। ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। अब वो पीछे पीछे जाता और गांधी जी को आकर के प्लीड करता कि प्लीज 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 आप कुछ भी करो, हमें बचा लो, हमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, आप हमारे साथ प्लीज कुछ तो ऐसा करो कि ब्रिटिशर्स हमारा पीछा छोड़ दें और हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, ऐसे करके गुहार लगाने लगता है। तो जब वो उनसे बहुत बेग करता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो गांधी जी कहते हैं कि चलो देखते हैं। तो बेग किसके लिए कर रहा है वो? कि एक डेट फिक्स कर दीजिए कि आप हमारे साथ चंपारण आ सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज पता चलती है, किसी बड़े आदमी से अगर आपको काम करवाना है तो इतनी आसानी से आप काम नहीं करवा सकते, राइट। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड। अब गांधी जी जो है यहाँ पर, गांधी जी का अब होता नहीं है कि आप जब इतने रेजोल्यूट हो, आप इतने ज्यादा फर्म हो अपनी बात पर कि आप गांधी जी को हर तरीके से मनाने के लिए तैयार हो, तो राजकुमार शुक्ला की जो ये हरकत होती है गांधी जी को बड़ी पसंद आती है। कहते हैं अरे यार तो बड़ा अच्छा आदमी है, मतलब मैं तो प्रसन्न हो गया इससे। तो गांधी जी को जो टेनेसिटी होती है, जो डिटर्मिनेशन होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो फर्मनेस होती है राजकुमार शुक्ला की, वो इतनी पसंद आती है कि गांधी जी कहते हैं चलो ठीक है मैं कलकत्ता जाऊंगा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, फला फला डेट पे मैं कलकत्ता में होऊंगा, कम एंड मीट मी, आना मेरे से मिल लेना, ठीक है। और फिर मेरे को वहीं से ही कहाँ लेकर के चले जाना आपने? तुम बिहार, चंपारण, ठीक है। सो अब देख रहे हो ना आप, गांधी जी को अगर शायद राजकुमार शुक्ला चेज ना करते तो गांधी जी कभी उसकी जो फर्मनेस है, उसकी जो रेजोल्यूट होना था, उससे प्रसन्न ना होते, हैप्पी ना होते, इंस्पायर ना होते, और शायद वो उसके साथ कभी ना जाते। लेकिन गांधी जी इन सब चीज़ों से खुश हुए, उन्होंने एक फाइनल डेट दे दी कि देखो मेरे को कलकत्ता जाना है, कलकत्ता के बाद मेरे को तुम आकर के ले जाइए, राइट। अब ऐसे ही महीनों गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. अब haunches का मतलब क्या होता है? आपने कभी देखा होगा, कैसे बताऊं, आपने कभी गरीब किसान को देखा पगड़ी वगड़ी बांध करके जब उन्हें जमीन पर बैठना होता है, पूरे जमीन पर भी नहीं बैठना होता, तो उकड़ू करके ऐसे करके बैठ जाते हैं, है ना, उकड़ू करके बैठ जाना। तो वो उकड़ू वाली पोजीशन में जो राजकुमार शुक्ला था वो बैठ गया, ठीक, गांधी जी का इंतजार करने के लिए, वहीं बाहर जहाँ पे गांधी जी गए थे।
बहुत देर तक उसने इंतजार किया कि गांधी जी अब फ्री होंगे, अब फ्री होंगे, अब फ्री होंगे, अब फ्री होंगे, अब फ्री होंगे। तो जब तक गांधी जी आने गए वो इंतजार करता रहा उकड़ू बैठ करके, जैसे गरीब किसान बैठ गए। देन टू ऑफ देम, फिर उसके बाद जैसे ही गांधी जी आए, इन्होंने पकड़ लिया, कहते गांधी जी चलिए, आपने कहा था कलकत्ता मिलना, फिर ले चलेंगे चंपारण, है ना। तो फिर गांधी जी के साथ अब राजकुमार शुक्ला चल दिए, कहाँ, चंपारण के लिए। देन टू ऑफ देम बोर्डेड, बोर्डेड का मतलब होता है चढ़ जाना। इन लोगों ने पकड़ी, ट्रेन पकड़ी, चढ़ गया और कहाँ निकल गया, पटना, जो कि बिहार में है। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. अब गांधी जी को राजकुमार शुक्ला कहाँ लेकर के जाते हैं, पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जिनको आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हो, ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें आप एक ग्रेट लॉयर के तौर पर भी जानते हो, राइट। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर। जो राजेंद्र प्रसाद हैं, उनका जो प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन ही वाज अ लॉयर, है ना। उसके बाद वो क्या बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, राइट। देन आगे देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद जो थे, जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर पर लेकर के गए, तो गांधी जी कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद वहां पर नहीं थे, वो टाउन से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला, सर्वेंट न्यू शुक्ला का क्या मतलब है, राजेंद्र प्रसाद के घर के जो नौकर थे, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद जी के घर के जो नौकर थे, वो शुक्ला, राजकुमार शुक्ला को अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि ये एक गरीब यौमन है, यौमन का मतलब होता है फार्मर, किसान, who pestered their master to help the indigo sharecroppers। पेस्टर्ड का मतलब होता है बॉदर और हैरेस, ठीक है। तो वो एक गरीब किसान है जिसने बॉदर करके रखा हुआ है अपने मास्टर को, टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। तो व्हाट इज दिस, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो राजकुमार शुक्ला है वो बहुत थके हारे हुए हैं। क्यों थके हारे हुए हैं, क्योंकि वो राजेंद्र प्रसाद के घर के चक्कर कई बार लगा चुके हैं, लेकिन अब वो किसकी मदद की गुहार मांगने के लिए गए हैं, गांधी जी के लिए, राइट। तो राजेंद्र प्रसाद के घर के जो सर्वेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये गरीब किसान है, फिर अपना रोना रोने के लिए आ गया है और इसने राजेंद्र प्रसाद को परेशान करके रखा हुआ है कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की मदद करो, राइट। तो इससे हमें साफ साफ क्लैरिटी मिलती है। अगर आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से पहले किसके पास गया था मदद मांगने के लिए, सो यू कैन सिंपली से राजेंद्र प्रसाद जी। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन। अब यहाँ पे कंपेनियन कौन है, गांधी जी, राइट। तो जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के घर के, उन्होंने उनको बैठे रहने दिया, गांधी जी को भी बैठे रहने दिया किसानों के बीच में, मतलब किसान के बीच में राजकुमार शुक्ला के साथ, वहां वो बाहर बैठे रहे। whom they took to be another peasant। अब यहाँ पर देखो क्या पता चल रहा है, एक तरीके से गांधी जी खुला ये बता रहे हैं कि मैं एक गरीब किसान के साथ बैठा था और मुझे भी वो गरीब किसान ही समझ रहे थे, और मुझे उन्होंने वहां बाहर छोड़ दिया कि भैया ये भी गरीब किसान है, बैठा रहे ये भी वहां पर। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। अब ऑब्वियसली बाहर बैठे हुए हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं, तो प्यास लगेगी, तो सर्वेंट्स ने सीधे सीधे मना कर दिया था कि देखो तुम्हें कुएं से पानी निकालने की इजाजत नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर ये वो बताना चाहते हैं कि उस टाइम पे अनटचेबिलिटी वाला माहौल बहुत ज्यादा चल रहा था और गरीब लोगों को कोई भी बड़े लोगों के सामान छूने की इजाजत नहीं थी, राइट। सो but Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source। और ऐसा इसलिए भी था कि अगर गांधी जी, क्योंकि गांधी जी को सर्वेंट्स क्या समझ रहे हैं कि ये भी एक गरीब किसान है ना, ये भी छोटी जात का है, मतलब ये थॉट प्रोसेस थी जो अब पूरी तरीके से इंडिया में इरेडिकेट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कब तक पूरी तरीके से इरेडिकेट होगी, नो वन नोस। लेकिन हाँ, पहले छुआछूत का बहुत मसला चलता था, तो सर्वेंट्स क्या सोच रहे थे कि गांधी जी भी एक गरीब किसान है और अगर वो छू लेंगे कुएं को तो पानी अछूत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा और उसको कोई और पी नहीं पाएगा, राइट। नाउ हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल। और फिर उन्हें पता भी कैसे चलता कि गांधी जी एक अनटचेबल नहीं है, कैसे पता चलता, क्योंकि वो तो आए राजकुमार शुक्ला के साथ थे और वो आए भी धोती वोती में थे, तो वो एकदम वैसे ही बन के आए थे सादे सूदे कपड़ों में। मतलब यहाँ कहने का ये है कि गांधी जी बहुत साधारण वेशभूषा में रहते थे, सूट बूट पहन करके नहीं रहते थे। जब से वो लोगों की मदद करने के लिए निकले थे तो बहुत आम कपड़ों में रहते थे, जिसकी वजह से उनको पहचान पाना वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं।
right? Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. अब गांधी जी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि राजकुमार शुक्ला उनके पास मदद मांगने तो आया था, लेकिन वो जो मदद थी वो मांगी तो थी, लेकिन कितनी हद तक वो सही है वो समझ में नहीं आ रही थी उनको। तो गांधी जी कहेंगे मसला कुछ और है, मुझे समझना पड़ेगा कि पूरा का पूरा मसला क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि राजकुमार शुक्ला मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, और मुझे अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था, ठीक है। नाउ ही अकॉर्डिंगली सेंड, इम्पार्टिंग का मतलब है नहीं दे पाना, नहीं पहुंचा पाना, राइट, लिखा भी है पास ऑन, गिविंग, एंड रूट का मतलब है रास्ते में ही। So he accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani। तो पहले टेलीग्राम, जैसे आजकल हमारे पास व्हाट्सएप होते हैं, ठीक है, मेल होता है, पहले टेलीग्राम चलता था खट 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 करके, राइट। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट टेलीग्राम भेजा, किसको, J.B. कृपलानी को, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में एक आर्ट्स कॉलेज था जहां पर वो एक प्रोफेसर थे। तो J.B. कृपलानी के पास टेलीग्राम पहुंचता है, किसका किसका किसका, गांधी जी का, राइट, whom he had seen at टेगोर्स शांति निकेतन स्कूल। अब गांधी जी बता रहे हैं कि कहां पर मिले थे वो J.B. कृपलानी से। तो ये वो जगह है जहां पर वो गांधी जी से मिले थे, J.B. कृपलानी, टेगोर्स शांति निकेतन स्कूल, लेकिन पढ़ाते वो कहाँ है, वो मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे का पार्ट देखें। सो The train arrived at midnight 15 April 1917. Kripalani was waiting at the station with a large body of students. तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो मुजफ्फरपुर वाली ट्रेन थी वो पहुंची 15 अप्रैल 1917 में, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा, रेलवे स्टेशन के बाहर ही जो कृपलानी है, J.B. कृपलानी जी, वो स्टेशन के बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी का वेट कर रहे हैं। गांधी जी stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school, ठीक है। अब देखो यहाँ पर J.B. कृपलानी इज डिफरेंट, प्रोफेसर मलकानी इज डिफरेंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी ने टेलीग्राम किसको लिखा, तो J.B. कृपलानी को लिखा, लेकिन गांधी जी रुके किसके घर पे थे, राइट, तो वो प्रोफेसर मलकानी थे। प्रोफेसर मलकानी एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे और वो वहां उनके घर 2 दिन रुके थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी जी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। अब गांधी जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात थी, मतलब यू वोंट बिलीव, ये बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे शेयर क्रॉपर्स की क्या इमेज थी, उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, और उनकी मदद करना एक गुनाह था वहां पर। और मैंने ये बहुत बड़ा काम किया था कि मैं जाकर के मुजफ्फरपुर में रुका था। क्यों, क्योंकि भाई सरकारी स्कूल का टीचर, उसके घर में मैं रुका हुआ हूँ, और ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपनी सारी हुकूमत चला रहे हैं, और वो मुझे अपने घर में पाल रहा है, उस इंसान को अपने घर में पाल रहा है जो कि किसका एडवोकेट बन के आया हुआ है, गरीब किसानों का, जिसके ब्रिटिशर्स एकदम अगेंस्ट है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात थी, गांधी जी कह रहे हैं कि उन प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर मलकानी के लिए, राइट। नाउ इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। कह रहे हैं अगर छोटी छोटी लोकेलिटीज में आप चले जाएं वहां की, तो जो एक्चुअली में भारतीय थे वो बहुत डरे हुए थे कि वो सहानुभूति नहीं दिखा सकते थे इन गरीब किसानों को, जो शेयर क्रॉपर्स थे, और तो और एक ऐसे इंसान को सहानुभूति नहीं दिखा सकते थे जो एडवोकेट ऑफ होम रूल हो, मतलब जो ये चाहता हो कि इंडिया पे इंडियंस का ही राज चले, ना कि ब्रिटिशर्स का, राइट। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी का मतलब होता है एक्सेप्शनल, रिमार्केबल, हार्बर का मतलब होता है एंटरटेन करना, मतलब किसी को पालना पोसना या सहना। सिंपैथी का मतलब होता है सपोर्ट और पिटी, और एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्टर। सपोर्टर ऑफ होम रूल का मतलब है इंडिया में इंडियंस ही राज करेंगे, राइट। ना लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे 2 मीनिंग्स और देख लीजिए क्योंकि आपको आगे मिलेंगी। पहला है एडविन, जिसका मतलब है अराइवल, और दूसरा है कन्वेंस, इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। ये आप लोगों ने कई बार यूज किया होगा, कन्वेंस से जाना है, कन्वेंस से जाना है, क्या कन्वेंस लोगे, तो ये आप सुनते रहते हो। आगे बढ़ते हैं। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। अब गांधी जी का आना और साथ में उनका एक मिशन लेकर के आना कि हमको क्या करना है, ब्रिटिशर्स के अत्याचार को रोकना है, शेयर क्रॉपर्स जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसको भी रोकना है, राइट। तो ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है, साथ में जो गरीब किसानों के साथ गलतियां हो रही हैं, बुराइयां हो रही हैं, इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको रोकना है। ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है दूर दूर तक पहुंच गई, मुजफ्फरपुर से चंपारण तक, है ना, बोलते ना एक आग, चिंगारी आग फैला देती है ना, वैसी वाली। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveys to see their
चैंपियन। अब गांधी जी को सब मसीहा मानने लगे थे कि भाई हम गरीब किसानों की मदद करने के लिए एक मसीहा आ रहा है, दैट वाज गांधी जी। तो गांधी जी वाज लाइक कि लोग दूर दूर से आ रहे थे, कोई नंगे पैर चल करके आ रहा था, तो कोई कन्वेंस लेकर के आ रहा था, खड़खड़ा घोड़ा गाड़ी ये वो तुम्हें जो भी उस टाइम पे अवेलेबल थे। किसको देखने के लिए? उनके चैंपियन को देखने के लिए, उनके मसीहा को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। अब मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को एक एक करके गांधी जी बुलाते हैं कि भाई मुझे बताओ मसला क्या है, मेरे को ये तो पता चले, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं जबरदस्ती की लड़ाई लड़ने आ गया। नाउ they frequently represented peasants group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. अब गांधी जी ने जब बुलाया लॉयर्स को, ठीक है, तो दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड peasants ग्रुप इन कोर्ट। अब वो आए, ठीक है, और साथ ही साथ में गांधी जी को यहाँ पर ये भी पता चला कि हाँ कुछ वकील हैं जो इनका केस लड़ रहे हैं और उनसे बहुत सारे पैसे भी लेते हैं। अब गांधी जी आग बबूला कि भाई इतने नालायक हो तुम लोग, बेचारे ऑलरेडी गरीब है, उनसे तुम इतना इतना पैसा लूट रहे हो, राइट? तो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स मूव अहेड। गांधी चिडेड, चिडेड का मतलब होता है जोर से फटकार लगाना, नालायक हो, इतने गरीब लोगों से तुम इतना, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट एक भारतीय को प्रताड़ित कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है उसका, ये गलत चीज है। तो गांधी जी फटकार लगाते हैं। गांधी जी चिडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। कहते हैं हद हो गई, तुम लोग गरीब, तुम्हें पता है ये गरीब हैं, असहाय हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है और तुम लोग भी इनके साथ अन्याय कर रहे हो, इनसे इतने सारे पैसे ले रहे हो। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. मुझे यहाँ पर ये समझ में आया है, या मेरे को यहाँ से ये रिजल्ट समझ में आ रहा है कि अब हमें लॉ कोर्ट्स नहीं जाना है, राइट? टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। अब इन केसेस को अगर कोर्ट्स लेकर के जा रहे हो ना, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कोई मदद नहीं करने वाला। तुम लोग पैसे ले रहे हो, पैसे ले लेकर के खा रहे हो, और पैसे लेकर खाने के बाद देख लो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा इन गरीब किसानों का। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों से कहने से कोई फायदा है या लॉ कोर्ट्स में जाने का कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं होगा, और फायदा हो भी रहा है तो ना के बराबर, क्या फायदा है। नाउ वेयर द peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless। कह रहे हैं गांधी जी कि जहां पर जो गरीब किसान थे वो बेचारे इतने टूट चुके थे, इतने डरे हुए थे, और ये लॉ कोर्ट्स ये बेकार थे, वर्टलेस थे, इनका कोई काम नहीं था। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सबसे ज्यादा जरूरी है कैसा कानून, काहे का कानून, जब कानून तुम्हारी मदद ही नहीं कर पा रहा है, जब कानून तुम्हें क्या नहीं करवा पा रहा है, आजादी नहीं दिलवा पा रहा है, तुम्हारी सोचों को आजाद नहीं कर पा रहा है, तुम्हारे डरों को नहीं निकाल पा रहा है, तो काहे का फायदा ऐसे लोग का। मोस्ट ऑफ द लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क्ड बाय इंडियन टेनेंट्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज्यादातर चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स में जो बड़े बड़े लैंड होते थे, ठीक है ना, मतलब चंपारण का जो भी पूरा हिस्सा था, बड़ा सा चंपारण, जितने भी चंपारण के डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें जो भी लैंड पार्ट होता था उनको बड़े बड़े एस्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, कि ये इनका हिस्सा है, ये इनका हिस्सा है, ये इनका हिस्सा है, ठीक है, और हर एक प्रॉपर्टी को ओन करने वाला कोई ना कोई अंग्रेज था, ठीक है। और साथ ही साथ में वो जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे, ये गरीब किसानों को रखे हुए थे और उन गरीब किसानों को किराएदार बनाए हुए थे कि तुम्हें यहाँ पर शेयर क्रॉपिंग करनी है और उसके बाद मुझे पैसा देना है, राइट? पैसा कैसे देंगे, वो पैसा तो दे नहीं सकते, गरीब हैं, तो वो जो क्रॉप का हिस्सा था वो उन्हें दे देते थे। नाउ द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। अब किस तरीके से वो किराया वसूलते थे, वो एक पेड़ था जिसकी खेती करवाते थे, और पेड़ कौन सा था, इंडिगो। इंडिगो से क्या होता है, इंडिगो से नील बनता है, नील की खेती करवाते थे। नील क्या होता है, जो कपड़ा डाई वाई करने के काम आता है ना, उससे। तो अब आप ये सोचो कि अगर वो किसी को बुलाएंगे और उनसे इंडिगो उठवाएंगे, खेती किसानी करवाएंगे, राइट, तो पैसा लेगा कि नहीं लेगा, तो इन्हीं को ही उत्पीड़न दिलवाओ। तो ऐसे करके उन्होंने उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया था कि भाई यहाँ पर तुम किराएदार हो, यहाँ पे किराएदारी करो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, मान लीजिए चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये एक लैंड है, ठीक है, और लैंड का 15%, जो भी 15% होता था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो इंग्लिशमैन थे, वो जबरदस्ती करते थे। कंपेल्ड का मतलब होता है जबरदस्ती करना, किनके ऊपर, किराएदारों के ऊपर। किराएदार कौन थे, शेयर क्रॉपर्स। टू प्लांट 3/20 या फिर 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो।
इस लैंड के 15% हिस्से में उनको क्या उगाना पड़ता था, नील की खेती करनी पड़ती थी। और ये पूरी की पूरी नील की खेती जो 15% की होती थी वो किसको देनी होती थी, वो उनको देनी होती थी, लैंडलॉर्ड्स को, इंग्लिशमैन को, एज रेंट। ऐसा नहीं कि वो उनके बदले में पैसा उनको देंगे, किराए के तौर पर देते थे वो। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि एक लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिशमैन ने बनवाया हुआ था और उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो ये काम उनसे करवा रहे थे। Presently, the landlords learn that Germany had developed synthetic indigo. अब देखो अत्याचार क्या शुरू हो गया, ये सुन लो कितना खतरनाक अत्याचार शुरू हो गया। चलो ठीक है, माना कि शेयर क्रॉपिंग करवा रहे थे, 15% ले रहे थे, इंसान को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब चलाकियां क्या शुरू कर दी थी इन्होंने। एक्चुअली में इंग्लिशमैन को पता चल गया था कि जर्मनी में फला फला कोई जगह है जहां पर सिंथेटिक इंडिगो बनाया जाता है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जो केमिकल बेस्ड इंडिगो होता है वो बनाया जाता है, राइट। So they thereupon obtained agreements from the sharecropper to pay them compensation for being released from 15% arrangement. अब उनको क्या लगा कि सिंथेटिक इंडिगो मिल जाएगा, राइट, केमिकल बेस्ड इंडिगो मिल जाएगा, तो हमें खेती किसानी करवाने की जरूरत क्या है। अब खेती किसानी में देखो समय भी ज्यादा लगता है ना, लोग मेहनत भी बहुत लंबे समय तक करते हैं, ठीक है, उनको झेलना भी पड़ता है, किस चीज़ भी होती है। लेकिन सिंथेटिक इंडिगो जो है वो तुरंत के तुरंत इनको यहाँ पर मिल जाएगा, कम पैसे में भी मिल जाएगा, राइट। तो इन्होंने दिमाग क्या लगाया कि भाई देखो कोई ज़रूरत नहीं है 15% पे खेती करने की, अब तो तुम हमें मुआवजा दो, पैसा दो और निकलो यहाँ से, ठीक है, अरेंजमेंट से आप फ्री हो जाओ। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे थे, गरीब किसानों से मुआवजा मांग रहे थे कि पैसे दो, हमें पैसे दो, जो तुमने हमसे लेकर के रखा हुआ है वो पैसा वापस करो हमें, ठीक है। Now, the sharecropping agreement was irksome to the peasant and many signed willingly. Irksome का मतलब होता है इरिटेट करना। अब ये जो अग्रीमेंट था या शेयरक्रॉपिंग अरेंजमेंट था, ये बहुत परेशान कर रहा था बहुत सारे गरीब किसानों को, राइट, बहुत सारे गरीब किसानों को। कुछ साइन कर देते थे, कुछ नहीं साइन करते थे, कुछ खुशी खुशी साइन कर रहे थे, कुछ जबरदस्ती साइन कर रहे थे। तो खुशी खुशी तो हम मैक्सिमम नहीं बोलेंगे कि कोई खुशी खुशी साइन नहीं कर रहा था, क्योंकि रीजन क्या था, बहुत सारे लोगों के पास पैसा था तो उन्होंने पैसा दे दिया, हो गया काम। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत गरीब थे, नहीं दे पा रहे थे, तो वो इरिटेट हो रहे थे, राइट। एंड मेनी साइन विलिंगली, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, बहुत सारे जो गरीब किसान थे वो इरिटेट हो रहे थे और बहुत सारे लोगों ने खुशी खुशी साइन कर दिया था कि चलो मुक्ति तो पाएंगे, थोड़ा पैसा ही तो देना पड़ेगा। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड हायर्ड ठग्स। ठग्स का मतलब होता है चीट्स। जिन्होंने रेजिस्ट किया, ठीक है ना, जिन्होंने मना किया, एंगेज्ड लॉयर्स, जिन्होंने लॉयर को इसमें इन्वॉल्व किया कि भैया ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या हायर कर लिए, चीट्स हायर कर लिए, ठग्स हायर कर लिए, ठीक है। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब क्योंकि सब कुछ जो भी हो रहा था दैट वाज सो वियर्ड, राइट, सो वियर्ड, सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था, इनजस्टिस सा हो रहा था। गरीब किसान परेशान थे जिन्होंने पैसा वैसा दे दिया था। जब उनको ये पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो ये लोग कहीं पर मिल रहा है और ये वहाँ से ले रहे हैं, तो वो भी फिर फ्रस्ट्रेट हुए और उन्होंने कहा कि भाई चलो हमारे पैसे लाओ, हमारे पैसे लाओ, मेरे को पैसा चाहिए वापस, राइट, कि तुम तो हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। अब यही वो समय था जब चंपारण कौन आ गया, गांधी जी आ गए, जब सब कुछ बहुत ही उथल पुथल मची भी थी, बहुत ही अजीब सा माहौल हो रखा था। सो पूरा मसला घूम फिर करके किस पे आ रहा था, शेयर क्रॉपिंग पे आ रहा था। शेयर क्रॉपिंग वाज अ टॉर्चर एट दैट टाइम फॉर ऑल द पीपल। और फिर जब से सिंथेटिक इंडिगो आया था तब से बहुत उथल पुथल मच गई थी और ये सब लोग चाहते थे कि इनके साथ न्याय हो, क्योंकि जो भी अंग्रेज थे, इंग्लिशमैन थे, वो गलत कर रहे थे किसके साथ, गरीब किसानों के साथ। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब गांधी जी कहने लगे कि मैं करूं तो क्या करूं, मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं, और मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा बिना सबूत के, क्योंकि गांधी जी लड़ने पे विश्वास नहीं रखते थे, हिंसा पे विश्वास नहीं रखते थे, अहिंसा पे विश्वास रखते थे। तो गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया, कुछ फैक्ट्स जुटाए, तथ्य। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन की सेक्रेटरी के पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी जी से वो कहते हैं कि तुम एक बाहरी आदमी हो, तुम चंपारण के आदमी नहीं हो। जो ब्रिटिशर, एक ब्रिटिशर, एक अंग्रेज गांधी जी को कह रहा है कि तुम बाहरी आदमी हो, तुम चंपारण के नहीं हो, तो चंपारण के बारे में कुछ मत बोलो, है ना। गांधी जी को गुस्सा नहीं आएगा, मैं भारतीय, तुम अंग्रेज, तुम आए बाहर से और तुम हमको बता रहे हो कि हम एक आउटसाइडर हैं, हम तुमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि तुम आउटसाइडर हो। गांधी जी कहां से इकट्ठा करते तथ्य, जब उनको ये बोल दिया गया कि तुम एक आउटसाइडर हो, राइट।
Now, next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. अब गांधी जी कहने लगे कि नहीं, यहाँ पे तो मैं रुकूंगा नहीं, इससे बस वजह से कि मेरे को जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सेक्रेटरी है, ठीक है, उसने मेरे को ये बोल दिया है कि तुम आउटसाइडर हो, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो मैं यहाँ पे रुकूंगा तो नहीं, मैं इन्फॉर्मेशन तो हासिल करूंगा। अब गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास, और वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर कहाँ के? तिरहुट डिवीजन के, ठीक है ना। अब तिरहुट डिवीजन कहाँ लाई करता है? ये चंपारण में ही लाई करता है, राइट ना। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी forthwith टू लीव तिरहुट। अब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि जब मैंने ये चीज बोली उसको कि मेरे को यहाँ की इंफॉर्मेशन चाहिए है ना, तो गांधी जी के पास एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लिखे होते हैं। गांधी जी कहते हैं मैं बता नहीं सकता कि वो कितने टॉर्चर्ड स्टेटमेंट थे, कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जगह छोड़ दो, ये डिवीजन छोड़ दो, नहीं तो तुमको उठवा लेंगे, ऐसा है ना। सो गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे को ना, मतलब उसमें बुली का मतलब होता है ट्राइंग टू हार्म अदर्स कंसिडरिंग देम टू बी वीक। वो ये सोच रहे थे कि गांधी जी एक कमजोर इंसान है और गांधी जी को बहुत परेशान करेंगे अगर गांधी जी ने गलती से भी चंपारण के गरीब किसानों का साथ दे दिया तो, राइट ना। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी कहने लगे मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं जा रहा, मैं तो इंसाफ लेकर के ही जाऊंगा। गांधी जी नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। अब गांधी जी तिरहुट डिवीजन के जो कमिश्नर हैं उनके पास से आगे बढ़े और वो मोतिहारी चले गए, चंपारण की कैपिटल, राइट। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। अब कुछ लॉयर्स थे जिनका क्या बोलते हैं जमीर जागा रहा और उनके साथ साथ वो भी चल दिए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। अब यहाँ पर बताया गया है कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी तो उस टाइम तक बहुत बढ़ गई थी, तो गांधी जी को बहुत सारी भीड़ है ना लेने के लिए आई थी, ग्रीट करने के लिए आई थी। He went to a house and using it as headquarters continues his investigation. गांधी जी कहने लगे कि मैं एक घर चला गया और मैंने उसको एक हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल किया, वहां पे ही मैंने सारी इन्वेस्टिगेशंस यानी कि सारी जो इंक्वायरीज थी वो करी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. अब गांधी जी जब उसी जगह पे होते हैं, उस घर पे होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं, तो वहीं पर उन्हें पता चलता है कि पास के ही एक गांव में एक गरीब किसान है जिसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया। माल ट्रीट का मतलब होता है बुरी तरीके से, बैडली ट्रीट किया गया, ठीक है ना। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी कहेंगे मेरे होते हुए गरीब किसानों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, मुझे जाकर देखना तो पड़ेगा ही। तो गांधी जी जाते हैं देखने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अब गांधी जी बाहर जाते हैं। अब बाहर जाने के लिए वो किसका सहारा लेते हैं? एक हाथी का, है ना। पहले हाथी की सवारी चलती थी। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. अब यहाँ पर गांधी जी जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो आधे रास्ते में ही गांधी जी का एक आदमी रास्ता रोक लेता है। वो होता कौन है? वो पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर होता है, ठीक है। तो गांधी जी को वो रोकता है रास्ते में और कहता है सुनो गांधी जी, यहां से उल्टे पांव निकल लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। गांधी जी को एक तरीके से धमकी मिली है यहाँ पर। गांधी complied. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा complied का मतलब होता है followed और obeyed, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होता है गांधी complied, इसका मतलब ये गांधी जी ने उनकी बात मान ली, ठीक है। रुक गए गांधी जी वहां पर, जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हो ना, ये लाइन क्या लिखी हुई है? A messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. कहते हैं उल्टे निकल लो अपने गांव, अपने कस्बे वापस। तो गांधी जी कहते हैं ओके। The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. अब जनरली आप जब किसी के घर जाते हो तो आपको क्या मिलता है? लोग गेस्ट को नाश्ता देते हैं, खाने को देते हैं, बट गांधी जी ने उसका कहना माना और उसके साथ उसके घर गए। और जब घर गए तो गांधी जी को वहां पर क्या दिया जाता है? एक नोटिस, खाना पीना नहीं, एक नोटिस, और उसमें साफ साफ लिखा होता है कट लो चंपारण से, राइट नाउ। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जी कहते अच्छा, कहते लाओ नोटिस दो।
अब ये नोटिस है, गांधी जी नोटिस उठाते हैं, उस पर साइन करते हैं। अब जनरली हम लोग साइन क्यों करते हैं? साइन इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ से अग्री हैं। बट गांधी जी साइन करके लिखते हैं सॉरी आई कैन नॉट ओबे दिस ऑर्डर। और आप देख रहे हो गांधी जी का भौकाल। गांधी इज लाइक मैं नहीं सुनने वाला, मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं सुनूंगा भी नहीं, मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगा। तो गांधी जी ने नोटिस तो लिया, साइन तो करी, लेकिन अग्रीमेंट पे नोट नहीं दिया, डिसएग्रीमेंट पे नोट दिया। राइट ना, गांधी साइन, ये हो गया था। इन कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब गांधी जी जब ये साइन करते हैं तो गांधी जी के घर पर एक कोर्ट का बुलावा आ जाता है कि आ जाओ, कल कल मिलो, ठीक है, कल मिलना है कोर्ट में होगी सुनवाई। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। अब गांधी जी बेचारे टेंशन में कि भैया मैं यहाँ आया गरीब किसानों की मदद करने के लिए, मैं सही का साथ दे रहा हूँ, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, लोग मुझे ही कोर्ट बुला रहे हैं, मुझे जेल भेजा जाएगा। अच्छा ठीक है। अब गांधी जी परेशान इसलिए थे कि आखिर वो आगे स्टेप क्या लें, बिकॉज उन्हें कोई ना कोई तो ऐसा सही स्टेप लेना है। अगर वो गलत स्टेप लेंगे तो सब जाएंगे, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरे साथ सारे गरीब किसान जाएंगे और उनको न्याय भी नहीं मिलेगा। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद। अब गांधी जी क्या करते हैं, टेलीग्राम होता है, टेलीग्राफ भी राइट करने के लिए होता है, राइट। तो गांधी जी क्या करते हैं, टेलीग्राफ लिखते हैं। किसको? गांधी जी राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ लिखते हैं, कहते हैं भाई आप बिहार आ जाइए विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और आपके जो भी प्रभावी दोस्त हैं उनके साथ आइएगा क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन कहाँ भेजे, आश्रम भी भेजे। मतलब सिर्फ उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को ही नहीं बुलाया बल्कि आश्रम के भी कुछ लोगों को बुलाया। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, और उन्होंने पूरी की पूरी जो रिपोर्ट थी वो वाइसरॉय को भी लिखी। तो आप देख रहे हो ना, अलग अलग जगह पे जहां मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो ये इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, उन्होंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम जगह भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट। अब ये बताया जाता है कि गांधी जी वॉज एक्चुअली अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी एंड ही वॉज एक्चुअली लव्ड बाय सो मच पीपल, है ना, उनको मास प्यार करता था। ये कैसे पता चलता है, जब गांधी जी कोर्ट में समन देने के लिए, समन जो उनके घर पे आया होता है, तो गांधी जी हियरिंग के लिए जब कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट के बाहर मोतिहारी का जो हाल था वो पूरा ऐसा था कि वो मोतिहारी काला काला दिख रहा था। काला क्यों दिख रहा था? क्योंकि सारे गरीब किसान वहां पर खड़े हुए थे। अब यहाँ पर क्यों बोला गया है गरीब किसान से काला काला हो गया था? क्योंकि भाई किसान है, धूप में मेहनत करेगा तो काला तो ही जाएगा। वैसे भी ब्रिटिशर्स इंडियन को क्या बोलते थे? ब्लैक इंडियन, ब्लैक इंडियन, ब्लैक इंडियन, राइट। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन्हें नहीं पता था गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कायम किया था। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्हें सिर्फ और सिर्फ इतना पता था, सिर्फ उन्होंने ये सुना था, ठीक, क्या सुना था कि एक महात्मा है जिन्हें उनकी मदद की जरूरत है, वो परेशानी में है ना, और उनको सिर्फ और सिर्फ लोगों की ही जरूरत नहीं है बल्कि अथॉरिटीज की भी जरूरत है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from a fear of British. अब गांधी जी का कोर्ट में हियरिंग के लिए जाना और गरीब किसानों का पूरे मोतिहारी में फैल जाना, मोतिहारी का गरीब किसानों से पूरा काला हो जाना, बहुत सारे बड़े बड़े अथॉरिटीज का आना, बड़े बड़े लॉयर्स का आना, ये साफ साफ गवाही दे रहा था कि अंग्रेज अब भारत छोड़ करके जाएंगे या फिर अंग्रेजों से भारत को आज़ादी मिल जाएगी। और अगर सबसे बड़ी आज़ादी मिलेगी तो वो लोगों को मिलेगी। किस चीज़ से? अपने डर से। लोगों के अंदर का डर निकलेगा। क्यों? क्योंकि अब हम सब एक साथ हैं। जब भीड़ होती है ना, और भीड़ साथ दे रही होती है ना किसी का, तो वो सच होता है। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। अब इतनी सारी भीड़ देख करके जो ऑफिशियल्स होते हैं कोर्ट के, वो डर जाते हैं कि भाई ये क्या है, मतलब ये तो चढ़ जाएंगे हमारे ऊपर, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गांधी जी कहते हैं कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे ना, उनको डर लगने लगा था, उनको लग रहा था अरे मेरे पास तो पावर ही नहीं है, लोग चढ़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। और अगर हमने गांधी का सपोर्ट नहीं लिया तो फिर तो गांधी जी के एक एक्शन पर सारी की सारी जनता हुंकार उठेगी। तो गांधी जी कहते हैं थोड़ा सा ऑफिशियल्स जो थे वो डर गए थे भीड़ को कि आखिर हम इसे कैसे मैनेज करेंगे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। अब गांधी जी से ऑफिशियल्स ने मदद मांगी कि भैया हमसे तो क्राउड नहीं संभल रहा है, आप संभालिए, आपने क्या किया है, आप हैं कौन जो इतनी सारी भीड़ आपके लिए इकट्ठा हो गई है यहाँ पर। तो गांधी जी ने कहा आप परेशान ना हो, हम इनको संभाल लेंगे। तो भीड़ में जाकर के गांधी जी बोलते हैं देखो हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that there might hitherto
dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. Hitherto का मतलब होता है earlier और previously, right? Dreaded का मतलब होता है regarded with great fear or apprehension. Unquestioned का मतलब होता है not examined or inquired to. अब पूरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. गांधी जी ने बदतमीजी से बात नहीं करी ऑफिशियल्स के साथ, वो पोलाइट थे, वो फ्रेंडली थे, ठीक है ना. ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ. गांधी जी सबको पुख्ता सबूत दे रहे थे दैट देयर माइट हिथर्टो का मतलब मैंने आप लोगों को बहुत ही बता दिया है कि पहले से ये आगाही, ठीक है, ये डर का अंदाज़ा जो था ये पहले से ही यहाँ पे पता होना चाहिए था इसका, क्योंकि बेचारे गरीब किसान बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे, राइट. और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये चीज़ पहले ही हो सकती थी, क्योंकि आप गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा था. इसके बारे में कई बार इंटीमेशन आपके पास आया होगा, ये देखो ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है. आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो अब तो ये लोग एक्शन लेंगे ही लेंगे, है ना. तो यहाँ पे साफ साफ वही चीज लिखी हुई है, ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indian. ये जो हरकत आपने करी है ना, ये जो हरकत आप कर रहे हो, जो डरा रहे हो लोगों को, है ना, ये जो आप लोगों से ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो ना, ये आज नहीं सुना जाएगा, क्योंकि आज इंडियंस को पता है कि उन्होंने क्या चीज़ झेली है, और जो गरीब किसान है हमें उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि उनके साथ क्या हो रहा है. तो आप कुछ गलत करने की कोशिश मत करना. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. अब यहाँ पर ना डरे हुए हैं सारे के सारे ऑफिशियल्स, और साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट है वो भी कंफ्यूज हो गई है. बैफल्ड रिफर्स टू कंफ्यूज. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. प्रोसिक्यूटर कौन होता है? प्रोसिक्यूटर एक लॉयर को आप बोल सकते हो, या बैरिस्टर बाबू को आप बोल सकते हो कि वो कौन होते हैं? प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो केस लड़ने के लिए आए हैं और जो गांधी जी को जेल पहुंचाने वाले थे. उन्होंने रिक्वेस्ट किया जज से कि भैया आप ना ट्रायल सुनवाई किसी और दिन कर लीजिएगा, नहीं तो आज तो हड़कम मचना है, आज तो मतलब गदरी कटना है, राइट. Apparently the authorities wish to consult their superiors. साफ साफ समझ में आ रहा था कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अपने सुपीरियर से कुछ ना कुछ कंसल्ट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आनन फानन में कोई डिसीजन लिया गया तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि भीड़ जो है वो आक्रोशित हो चुकी थी. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. गांधी जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, आपने सुनवाई के लिए बुलाया, अब आप उसमें डिले कर रहे हो, देरी कर रहे हो, ये गलत है, हम देरी नहीं करेंगे, जो सुनाना है या जो सुनवाई करनी है वो अभी की अभी होगी. He read a statement pleading guilty. He was involved. He told the court in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. Right? अब गांधी जी प्रोटेस्ट करते हैं कि देखिए डिले मत करिए. फिर वो एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसमें रिक्वेस्ट होती है, प्लीड होता है कि उन्हें बुरा लग रहा है कि उन्होंने गलत किया कोर्ट के साथ. ही वॉज इन्वॉल्व. ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज. कह लेंगे देखिए मैं धर्म संकट में हूँ, अगर आपने मुझे यहाँ पे सुनवाई के लिए बुलाया है उसमें देरी मत करिए, क्योंकि जितनी देरी होगी मेरा टाइम खराब होगा, तो आप अभी सुनवाई करिए और मैं आपको अपनी तरफ से एक प्रूफ देता हूँ. सुनिए मेरी बात, मैं धर्म संकट में हूँ. मैं क्यों धर्म संकट में हूँ? क्योंकि एक तरफ मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर्स है जिनको मुझे फॉलो करना है, और दूसरी तरफ मेरे को न्याय दिलवाना है. किसको? उन गरीब किसानों को जिनके साथ गलत हो रहा है. तो वही वो लिख रहे हैं. ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर. मेरे पास धर्म संकट ये है कि मैं लॉ तोड़ने वाला नहीं बनना चाहता, मैं गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता. एंड ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस. और दूसरी ही तरफ मैं देशभक्ति की भावना को भी अपने अंदर से नहीं निकाल सकता. देशभक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं देश की भक्ति करूं. देशभक्ति का मतलब ये है कि मैं देश के लोगों की भी सेवा करूं, और मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता. जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ उनकी मदद करने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए. He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authorities, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. He disregarded the order to leave. उन्होंने डिसरिगार्ड किया ऑर्डर टू लीव का मतलब, ऑर्डर टू लीव इन द सेंस गांधी जी को एक ऑर्डर आया था कि चंपारण छोड़ दो, तो चंपारण छोड़ने के ऑर्डर को उन्होंने खंडित किया, या उन्होंने बोला मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा. राइट? ये गलत था. ही इज अग्रीइंग दैट कि वो गलत था, लेकिन नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, बट इन ओबेडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग. कहने लगे कि मैं ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था लॉ एंड अथॉरिटीज को, लेकिन
इस लॉ एंड अथॉरिटी से ज्यादा मेरे लिए एक और धर्म संकट था, वो था कि मेरे जो मासूम गरीब किसान लोग हैं इनकी बातों का पालन करना। मैं चंपारण इसलिए नहीं आया था कि मैं छोड़ करके चंपारण भाग जाऊं, मैं इन गरीब किसानों की मदद करने के लिए आया था, इनको न्याय दिलवाने के लिए आया था। और अगर मैं अभी चला जाता हूं, मैं मानता हूं कि अगर मैं अभी चला जाता हूं तो मैं लॉ और ऑर्डर को फॉलो करूंगा, लेकिन अगर मैं अभी नहीं जाता हूं तो मैं एक आज्ञाकारी पर्सन बन करके सामने आऊंगा जो कि गरीब किसानों की मदद कर रहा होगा। तो मेरा आप लोग को हर्ट करने का कोई भी एक थॉट नहीं है, फील नहीं है, मैं बस इन गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूं। द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, और सच का साथ देना चाहता हूं, सही का साथ देना चाहता हूं, गलत का नहीं। कॉन्शियस का मतलब होता है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मुझे समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, और मैं चाहता हूं कि आप भी समझें इस चीज को कि क्या सही है और क्या गलत है, और सच का साथ आगे बढ़े। ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू, वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो प्लीज आप उसकी सजा मुझे सुनाइए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. अब जो मजिस्ट्रेट थे वहां के, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, ठीक है, कि 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे की उन्हें बेल दी गई 120 मिनट्स की, कि आपको 2 घंटे की बेल दी जाती है, उसके बाद फिर हम आपको सजा सुनाएंगे। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी कहते हैं नो 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 वे। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। अब गांधी जी अड़ गए अपनी बात पर, क्योंकि गांधी जी भी ये चीज समझ रहे थे कि अभी गरीब किसान बैठा है, हो सकता है बाद में आते आते वो कुछ और सोचने लगे या कुछ और हो जाए। तो गांधी जी ऑन द स्पॉट ही सारी चीजें करना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर उन्हें सजा सुनाई गई, अगर उन्हें जेल भेजा गया विद नो कॉस्ट, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया भी नहीं है, तो ये जितनी भी जनता बाहर बैठी हुई है वो अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाएगी, क्योंकि गांधी जी बीइंग एन आउटसाइडर जब इन गरीब लोगों के लिए, गरीब किसानों के लिए आवाज उठा सकते हैं, तो व्हाई नॉट दे, राइट। नाउ अब क्योंकि गांधी जी ने बोला नहीं आप हमें अभी का भी सजा सुनाइए, तो ऑब्वियसली जनता को, जो उमड़ती हुई जनता थी, उसको कोई भी रोक नहीं सकता था गांधी जी के अलावा। तो जो जज होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, माफ किया, जाओ आप। हालांकि गांधी जी की कोई गलती नहीं थी। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi ji to remain at liberty. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो क्या बोलते हैं, 2 घंटे बाद जो वापस से सभा लगी या आकर के वापस बैठे, तो यहाँ पर सीधे सीधे जजमेंट जो आया जज की तरफ से वो ये था कि आगे कुछ दिनों तक जजमेंट नहीं होगा और आगे कुछ दिनों तक हियरिंग नहीं होगी, है ना। और इसी दौरान जब वो सेवरल डेज चल रहे थे तो गांधी जी को आज़ाद घोषित कर दिया गया था कि मतलब ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेट इट बी, लेट हिम गो। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब यहाँ पे इन सब लोगों के नाम लिए गए हैं कि राजेंद्र प्रसाद हों, ब्रजकिशोर बाबू हों, मौलाना मजहरुल हक हों, ये जो बड़े बड़े लोग थे, ये सब जो हैं प्रोमिनेंट लॉयर्स, फेमस लॉयर बिहार आए, राइट। दे कन्फर्ड विद गांधी जी। कन्फर्ड का मतलब होता है गांधी जी के साथ ये खड़े रहे, उनका साथ देने के लिए खड़े रहे। व्हाट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रेजेंट? गांधी जी आज, गांधी जी कहने लगे अच्छा सुनो, तुम लोग आए हो मेरा साथ देने के लिए, मुझे राय मशवरा देने के लिए, मुझे ये बताओ अगर मैं जेल चला जाता हूँ, है ना, अगर मैं जेल चला जाता हूँ तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या करोगे? Why the senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो उनमें से जो सबसे सीनियर जज थे वो बोलेंगे कि भैया देखिए हम आए हैं यहाँ पर आपको राय मशवरा देने के लिए, और अगर आप जेल चले जाएंगे तो फिर हमारे पास राय मशवरा देने वाला कोई भी नहीं होगा, तो हम किसको राय मशवरा देंगे, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। गांधी जी कहे वाह। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी जी डिमांडेड। गांधी जी कहेंगे अच्छा, और उस अन्याय का क्या जो गरीब किसानों के साथ हो रहा है। The lawyer withdrew to consult. अब हाथ साफ कर लेते हैं जो लॉयर्स होते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज ऑर्डर्ड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। दे थॉट अमंग्स themselves that Gandhi ji was totally a stranger and yet he was prepared to go to the prison for the sake of the peasant if they, on the other hand, being not only resident of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. अब क्योंकि लॉयर्स जो होते हैं वो सारे के सारे हाथ झाड़ रहे होते हैं कि भाई गांधी जी ने क्या सवाल कर लिया,
है ना। तो राजेंद्र प्रसाद सबको लेकर के जाते, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की एक अच्छी इमेज दिखाई गई है कि ही वॉज अ थॉटफुल पर्सन और वो सही और गलत के बीच में भेदभाव करना जानते थे। तो राजेंद्र प्रसाद सबको बुलाते हैं, कहते हैं कि कितनी गलत बात है। गांधी जी जो कि एक आउटसाइडर्स थे, उन्होंने आकर के विद नो कॉज गरीब किसानों की मदद करी, उनकी हेल्प करने की कोशिश करी, ठीक है, और अब गांधी जी जेल चले जाएंगे, और हम जो कि एक्चुअली इसी जन्मभूमि पे पैदा हुए और हमारे ही साथियों के साथ गलत हो रहा है, हमारे ही जगह के गरीब किसानों के साथ गलत हो रहा है, हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। गांधी जी ने एक आउटसाइडर होते हुए सपोर्ट कर दिया और हम नहीं करेंगे, तो ये कितनी शर्मनाक बात होगी। क्या आप लोग ये सोच नहीं पा रहे हो? They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him to jail. अब वो कहने लगे कि गांधी जी आप अकेले जेल नहीं जाएंगे, अगर आपको जेल होती है तो हम भी आपके साथ पीछे पीछे जेल चल देंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। अब चंपारण की जंग जीत ली गई। बस जब सब साथ में हो गए, माँ साथ में हो गया, तो जीत ली गई ना जंग। ये किसने एक्सक्लेम किया इस बात का, वो किसने दिया अनाउंसमेंट, किसने किया? गांधी जी ने। गांधी जी कहेंगे बस यही तो मैं चाहता था, मैं तुम्हारा सपोर्ट चाहता था, मैं तुम्हें जेल ले जाना नहीं चाहता था। अब समझ लो चंपारण की जंग हम जीत गए। Then he took a piece of paper and divided it into groups into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. अब गांधी जी ने एक पेज के कई टुकड़े किए और सबको दे दिए और सब में लिखा हुआ था कि कोर्ट हमें अरेस्ट कर लो, राइट नाउ। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कुछ दिनों बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन लेटर आता है जो कि एक मजिस्ट्रेट की तरफ से था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस प्रोविंस के, इस राज्य के, प्रोविंस का मतलब होता है रीजन, टेरिटरी, ठीक है, इस रीजन के टेरिटरी के, उन्होंने ये बोला हुआ है कि गांधी जी का जो केस है वो पूरी तरीके से खारिज किया जाता है ना। अब रोका भी नहीं जाएगा, गांधी जी का केस खारिज कर दिया जा रहा है, गांधी जी जेल नहीं जाएंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब देखो किसने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, सब आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे और सब के सब जेल जाने के लिए तैयार थे। ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। कोई बदतमीजी नहीं, कोई ऊट पटांग हरकत नहीं, कोई मारपीट नहीं, लेकिन सिर्फ अपनी बात पर अड़ग रहे और जीत गए। तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस ने जीत हासिल करी थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, उगते हुए इंडिया में जो उजागर हो रहा था इंडिया, उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो जीत गया था। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmer. गांधी जी और लॉयर्स जो थे वो मिलकर अब काम करना शुरू कर चुके थे। उन्होंने दूर दूर तक जो इंक्वायरीज थी वो बिठा दी थी और जो गरीब किसान थे उनके जो दुख थे उनको सुनने के लिए ये इंक्वायरीज बिठाई गई थी, ताकि पता तो चले कि अलग अलग किसानों के साथ क्या क्या हो रहा है। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. अब डेपोजिशन का मतलब होता है फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट। अब अलग अलग जो गरीब लोग आ रहे थे उनके पूरे रिकॉर्ड्स तैयार किए जा रहे थे कि क्या क्या उनके साथ हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड। अब ये सारे जब डॉक्यूमेंट्री तैयार हो गई तो इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहिमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। जो पूरा का पूरा एरिया था वो थ्रॉब्ड विद इन द एक्टिविटी ऑफ, थ्रॉब्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस ड्यू टू अ ह्यूज क्राउड, मतलब भारी मात्रा में लोग इसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए थे और सबके सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रहे थे और उनके अगेंस्ट खड़े होने के लिए तैयार थे, राइट। द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड वेहिमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। और फिर लैंडलॉर्ड्स जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट क्या होना शुरू हो गए थे? प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे। वेहिमेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्गली ऑपोज्ड फीलिंग, आपने मतलब स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन वाली जो फीलिंग है वो आपने उन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उठा ली थी, ये जितने भी लोग थे। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। जून में गांधी जी को बुलाया गया। इनको किसने बुलाया था? सर एडवर्ड गेट ने बुलाया था, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इससे पहले मतलब जब वहां पर उन्हें जाना था उससे पहले गांधी जी ने अपनी पूरी सेटिंग बिठाल करके रखी हुई थी। सेटिंग कैसे बिठा ली थी? उनसे मिलने से पहले उन्होंने पूरे जो डिटेल प्लान्स थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमें कैसे करना है, एक साथ कैसे इकट्ठा होना है और बिना लड़े झगड़े कैसे इनके अगेंस्ट जाना है, ये सब प्लान कर लिया था कि अगर वो नहीं आएंगे वापस तो हम क्या कर सकते हैं। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. अब आप यहाँ पे ये समझे, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल। जनरली जो सुनवाई होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है, लेकिन अभी ये जो था, ये मसला जो था ये बड़ा लंबा खिंच रहा था। तो गांधी जी के 4 लंबे लंबे इंटरव्यूज हुए थे
इनके साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। क्या नाम बताया था? एडवर्ड गेट के साथ, राइट। अब बहुत लंबे इंटरव्यूज होने के बाद फिर फाइनली रिजल्ट ये निकला कि एक ऑफिशियल कमीशन बिठाया जाएगा, कोई कोर्ट सुनवाई नहीं लेगा, इंक्वायरी होगी, ठीक है, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन के ऊपर, और फिर न्याय लिया जाएगा। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। अब उस संगठन में कौन कौन बैठेगा? लैंडलॉर्ड्स होंगे, ठीक है, लैंड ओनर्स, सरकार के कुछ लोग होंगे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स। और गरीब किसानों की तरफ से जो लड़ने वाला इंसान होगा वो कौन होगा? गांधी जी। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. अब गांधी जी कहते हैं कि मैं तो सोच करके आया था चंपारण, छोटी मोटी बात होगी, लंबा मसला नहीं चलेगा, 1-2 महीने में मैं लौट जाऊंगा। लेकिन जब मैं वहां पर गया, मैंने अंदर में छानबीन करी तो मुझे 7 महीने तो लगे ही लगे। वही कह रहे हैं, गांधी जी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ। 7 महीने तो रहे ही रहे, जहाँ पे किसी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं था। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, फिर गांधी जी को बार बार रुकना पड़ता था चंपारण में। देन द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of an unlettered peasant into the expectation that it would last for a few days. अब गांधी जी को लग रहा था ये थोड़े और दिन चल सकती है, लेकिन चलते चलते वो 1 साल की हो गई। गांधी जी को पता ही नहीं चला। गांधी जी कहेंगे मैंने सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी लड़ाई, ये छोटी सी चंद दिनों की लड़ाई 1 साल तक खींच सकती है। तो गांधी जी वॉज शॉक्ड कि क्या सच में ये इतना बड़ा मसला था? क्या सच में मैंने 1 साल पूरा दे दिया था चंपारण को? द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। अब ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे या ब्रिटिशमैन थे, उनके अगेंस्ट बहुत सारी इंक्वायरीज इकट्ठा की जा चुकी थी। अब गांधी जी के पास पुख्ता सबूत थे एंड कमीशंस में वो प्रूफ को दिखाया गया। व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड। जब उन्होंने इसको देखा तो वो इस बात पे अग्री हो गए कि हाँ this was happening. In principle to make refunds to the patient. कहते ठीक है, चलिए हमने गलती करी है, हम आपको पैसा लौटा देंगे। But how much must we pay? लेकिन मुझे ये बताइए, अगर हमने गलती करी है और हमें पैसा देना है तो कितना पैसा हमें लौटाना पड़ेगा? गांधी जी से बोल लेंगे कितना पैसा चाहिए होगा। अब ऑब्वियसली जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैंने आपके साथ गलत किया, बताओ कितना पैसा देना है, तो आप क्या सोच रहे हो? आप कितना पैसा मांगोगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 50,000, कितना मांगोगे? तो ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, राइट। तो अब आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक मेरे दिमाग में क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि ब्रिटिशमैन ये सोच रहे थे, दे थॉट ही वुड डिमांडेड रिपेमेंट इन द फुल ऑफ द मनी। उनको लग रहा था 100% का 100% पैसा मांग लेंगे ये लोग, which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers, जो उन्होंने धोखाधड़ी से शेयरक्रॉपर से लिया है। He asked only 50%, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ 50% की डिमांड करी। There he seemed adamant। अब समझ रहे हो ना इंसान कितना लालची होता है। आप मेरे से, मैंने आपसे पैसा लिया था उधार, मैं सोच रही हूँ कि आप कितना पैसा मांगोगे, हो सकता है आप पूरा पैसा मांग लो, बट आपने मेरे से 50% पैसा मांगा, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ और गुंजाइश हो जाए, 10-5 और कम हो जाए, राइट। तो वो ये लोग भी सोच रहे थे। उन्होंने सोचा अच्छा, अब ये लोग जिद पे आ गए, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है देयर ही सीम्ड एडमेंट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ही आस्क्ड ओनली 50%, गांधी जी ने सिर्फ 50% मांगा, और वहाँ पर वो थोड़े से जिद्दी से दिखाई दिए। राइट्स रेवरेंड जेड हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। ये लूस फिशर बता रहे हैं कि ये चीज़ किसने लिखी हुई है? रेवरेंड जेड हॉज ने पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, कि 50% की डिमांड करी थी गांधी जी ने, उस पर वो थोड़ा सा स्टबन भी हो गए थे। थिंकिंग प्रोबेबली that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. अब यहाँ पे गांधी जी कहने लगे कि मुझे लग रहा था कि ये लोग 50% देंगे नहीं, तो गांधी जी कहने लगे कि मैं तो पैसा मांगने यहाँ पर आया ही नहीं हूँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ना हमारा ना तुम्हारा, 25% पे बात खत्म करते हैं। And to this amazement, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. गांधी जी कहने लगे कि बस मुझे ना वो बात अटका के नहीं रखनी थी, मुझे मसला ख़त्म करना था, और ये डेडलॉक कोई ना कोई तो तोड़ता। तो मैंने वही कहा कि ना तुम्हारी ना हमारी, ना 100% ना 50%, सीधे ख़त्म करते हैं 25% पे, लेकिन 25% पैसा तुम्हें इनको लौटाना पड़ेगा। द सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। अब यूनानिमसली बाय द कमीशन का मतलब ये है कि एवरीबडी वॉज अग्रीड, हर कोई इस बात से अग्री था कि ठीक है 25% पे सब राजी हो गए थे।
Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. गांधी जी कह लेंगे कि मेरे लिए पैसा कभी मसला था ही नहीं, ना मुझे लगता है कि गरीब किसानों के लिए पैसा कभी मसला था। मसला था कि उन्हें, गरीब किसानों को उनकी इज्जत वापस चाहिए थी, उन्हें उनके पैसे से ज़्यादा उनकी इज्जत प्यारी थी, तो वो लौटानी ज़रूरी थी, उनके अंदर का डर भगाना ज़रूरी था। और शायद मैं ये करने में, उनका ऑनर, उनकी एस्टीम, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट लौटाने में शायद मैं कारगर साबित हुआ, क्योंकि अब जो गरीब किसान हैं उनके ऊपर जो ब्रिटिशर्स हैं वो अत्याचार नहीं करेंगे। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above not to be republish the law. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसलिए as far as the peasants were concerned, जिस हिसाब से peasant को पता था या उन्हें जो कुछ समझ में आ रहा था, the planters had behaved as lords above not to be republish the law. Now the peasant saw that he had rights and defenders, he learned courage. अब गांधी जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो peasants थे, ठीक है ना, वो अब दोबारा मतलब इस लॉ में अब यहाँ पर थोड़ा सा पीजेंट्स की आंखें खुल गई थी, उनके अंदर हिम्मत आ गई थी, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता था, उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के कॉन्शियसनेस आ चुकी थी, वो अवेयर हो चुके थे और अब वो इस तरह के किसी भी नियम कानून में फंसने वाले नहीं थे, ठीक है। और उनके अंदर अब एक तो सबसे बड़ी चीज़ थी, हिम्मत आ गई थी कि एटलीस्ट उनके पास है कोई जो उनके लिए लड़ सकता है, और वो खुद बहुत सचेत हो चुके थे कि उन्हें अपनी चीज़ों के लिए कैसे लड़ना है। इवन जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. अब यहाँ पे गांधी जी की पोजीशन का तो सबको अंदाजा हो गया था कि गांधी जी बहुत सटीक आदमी है और वो जो करते हैं सही करते हैं और सही का साथ देते हैं, जस्टिस करवाते हैं लोगों के साथ। तो कुछ ही साल में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने जो ज़मीनें थी, जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो छोड़ दी और वो वापस गरीब किसानों के पास आ गई थी, और अब जो शेयर क्रॉपिंग जैसी चीज़ थी वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी। कौन सी शेयर क्रॉपिंग? इंडिगो। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना, एक्सेप्ट होना। गांधी जी ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया अपने आप को, मतलब कि वो बहुत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में इन्वॉल्व हो। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। गांधी जी को लग रहा था नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, इन लोगों के ऊपर मतलब कोई मतलब पॉलिटिकली दे आर फ्री, इकोनॉमिकली दे आर फ्री, ठीक है, लेकिन मैं इस मसले में फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे अभी ये दिख रहा है कि ये लोग अभी भी दे हैव इलिटरेसी, है ना, अभी भी कल्चरली सोशली दे आर स्टिल बैकवर्ड एंड आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस। ये अंत नहीं है, ये आरंभ है, राइट। और यहाँ पर ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती जब तक इनको सजग नहीं करेंगे, अवेयर नहीं करेंगे, लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे। ही अपील फॉर टीचर्स, उन्होंने रिक्वेस्ट करी टीचर्स के लिए कि भैया कोई आओ इनको सिखाओ। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइन गांधी एज डिसिपल। गांधी जी के शिष्य के तौर पर इन लोगों ने गांधी जी को ज्वाइन किया था, तो ये गांधी जी की मदद करने के लिए आ गए थे। महादेव देसाई और नरहरि पारेख ये एज मेंटोर्स, एज टीचर्स चंपारण में लोगों को सिखाने के लिए आए। एंड देयर वाइफ्स, इनकी बीवियां भी आई, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लोग क्या कर रहे थे? चंपारण के गरीब लोगों की मदद कर रहे थे, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। अब कुछ और लोग भी आए, अलग अलग जगह से आए, पूना, बॉम्बे जैसी जगहों से। देवदास, गांधी की यंगेस्ट सन, अब गांधी जी के जो सबसे छोटे बेटे थे उन्होंने भी गांधी जी की मदद करी। अराइव फ्रॉम आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। और साथ ही साथ में जो गांधी जी की वाइफ थी वो भी आई मदद करने के लिए गरीब किसानों की, जिनका नाम कस्तूरबा बाई था। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, छोटे छोटे स्कूल्स ओपन कर दिए गए 6 गाँव में चंपारण के। कस्तूरबा बाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। अब कस्तूरबा बाई जो थी वो क्या सिखाती थी? वो लोगों को सैनिटेशन, मतलब साफ़ सुथरा कैसे रहना है ना, और अपनी बेसिक इलाज कैसे करने, ये सारी चीज़ें सिखाती थी। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, चंपारण के जो हालात थे, लोगों की जो हेल्थ कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर, गांधी जी एक डॉक्टर को लेकर के आए जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 6 महीने तक चंपारण के लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करी। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, वहाँ पर 3 दवाइयाँ भी अवेलेबल थी। एक केस्टर ऑयल था, केस्टर ऑयल इज़ वेरी पावरफुल एंड हेल्पफुल फॉर सो मेनी एलिमेंट्स।
फिर एक क्विनाइन था एंड सल्फर ऑइंटमेंट था। ये 3 चीज़ें उन्होंने वहाँ पर अवेलेबल करवाई कि इससे मैक्सिमम लोगों की मदद हो पाएगी। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ केस्टर ऑयल। कोई भी इंसान होता था जब वो अपनी बाहर निकालता था टंग, उसके खूब सारा ऐसा होता नहीं है, जब हम लोग खाते पीते हैं तो बहुत सारी गंदी हो जाती है, वाइट वाइट टंग हो जाती है, तो कोई भी ऐसी टंग निकालता था तो उसके ज़बान पर क्या लगा दिया जाता था? केस्टर ऑयल। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, जिसको मलेरिया फीवर होता था उसको क्विनाइन प्लस केस्टर ऑयल दे दिया जाता था। किसी को अगर स्किन इरप्शन हुआ होता था, मतलब स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई होती थी, तो उसको फिर वहाँ पे एक ऑइंटमेंट लगा दिया जाता था सल्फर का, और साथ ही साथ में केस्टर ऑयल लगा दिया जाता था। तो केस्टर ऑयल काफ़ी सारी चीज़ों में कारगर था, लोगों की मदद कर रहा था और काफ़ी हेल्पफुल था वो एज एन ऑइंटमेंट। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। गांधी जी देखते हैं कि औरतें बहुत ही गंदे हालात में रह रही हैं, कि साड़ी कई कई दिन पहन रही हैं और बहुत गंदी साड़ियाँ पहन रही हैं। उन्होंने कस्तूरबा बाई से बोला टू टॉक देम अबाउट इट, कि उनसे बात करो कि मतलब ये गंदी साड़ियाँ क्यों पहन रही हैं, इन्हें साफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन वुमन टू कस्तूरबा बाई इनटू हर हर्ट एंड सेड लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स। तो कस्तूरबा बाई को एक औरत अपने घर में लेकर के जाती है, कहती है देखिए यहाँ पर कोई अलमारी नहीं है जहाँ पर हम अपने कपड़े रख सकें, इसलिए हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, ये सिर्फ एक साड़ी है जो मेरे पास है, जो मैं पहन रही हूँ बहुत टाइम से, इसीलिए हम ऐसी साड़ी पहनते हैं। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। कहने लगे गांधी जी कि भले ही मैं चंपारण से दूर भी रहा, अपने आश्रम में रहा, ठीक है, लेकिन मैं चंपारण में रहा, सॉरी, गांधी जी कहते हैं कि मैं भले ही इतने लंबे समय तक चंपारण में रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आश्रम पे ध्यान नहीं दिया, मैं यहाँ से बैठे बैठे भी अपने आश्रम की तरफ ध्यान देता था। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वो कॉन्टिन्यूसली मेल किया करते थे और अकाउंट्स वहाँ के चेक किया करते थे और वहाँ से हेल्प भी मांगा करते थे। Once he wrote to the resident that it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. अब एक बार गांधी जी बताते हैं कि वहाँ पर बहुत हालात ख़राब थे, सैनिटेशन का बहुत प्रॉब्लम था और पुराने गड्ढों में ही लोग जो है वॉशरूम वगैरह जाया करते थे, है ना, स्टूल प्रोसेस वहीं पे ही होता था, तो पुराने गड्ढे बहुत बास मारने लगे थे और बहुत लंबे समय तक अगर वो रहते तो और बास मारते, तो इस वजह से उन्हें बंद करवाना ज़रूरी था, तो उन्होंने पुराने गड्ढे बंद करवा दिए थे और नए गड्ढे खुदवा दिए थे। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी जी कहते हैं कि मेरे लिए ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन था चंपारण एपिसोड और इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट भी था, क्योंकि यहीं से ही मैंने सीखा कि भारत में रह करके भारतीय ही रूल करेंगे, कोई आउटसाइडर नहीं, राइट। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन, मैंने क्या किया, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बहुत एक आम सी चीज़ करी थी। आई जस्ट हेल्प पीपल। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। उन्होंने सीधे सीधे लोगों से बोल दिया कि भाई कोई बाहरी आदमी जो हमारे देश का ही नहीं है वो हमें आकर के कैसे 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 ऑर्डर कर सकता है, ये हमारा देश है, ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है, राइट। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब होता है ऑपोजिशन। गांधी जी कहते हैं कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था, मैं किसी को अपोज नहीं करना चाहता था। चंपारण का जो प्रॉब्लम था वो कभी भी एक डिफाइंस के तौर पर शुरू ही नहीं हुआ था, ऑपोजिशन के तौर पर। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीसेंट। चंपारण का जो एपिसोड था वो तो इसलिए हुआ था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब किसान हैं उनकी जो परेशानियां हैं उनको एलिविएट कर सकें। एलिविएट का मतलब होता है कम कर सकें, एक होता है एलिवेट जिसका मतलब होता है बढ़ाना, एक होता है एलिविएट जिसका मतलब होता है कम करना। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, हैज पॉलिटिक्स वर इंटरवेंट with the practical day to day problems of the millions। अब कहते हैं गांधी जी कि अच्छा आपको अगर मेरी पॉलिटिक्स समझनी है तो ये मेरा तरीका है, मैं पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह लेता ही नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स को आम तरीकों की तरह लेता हूँ, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स की तरह, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। सो आप इसको प्रैक्टिकलिटी से कनेक्ट करिए, पॉलिटिक्स से नहीं। मैं बहुत आम इंसान हूँ और आम चीज़ें करता हूँ, लेकिन लोग उसे पॉलिटिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। कहते हैं कि पहले तो आप एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब समझिए, समथिंग विच एग्जिस्ट ओनली एज एन आइडिया। कहते हैं हमें सिर्फ आइडियोलॉजीज पे बिलीव नहीं करना होता, हमें सिर्फ आइडियोलॉजीज पे जो है लॉयल नहीं रहना होता, बल्कि हमें लोगों की जिंदगी और लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, ये लॉयल्टी होती है। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर। गांधी जी कहेंगे कि हर तरीके से मैंने कोशिश किया कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ। चंपारण एक्ट खत्म हो गया, लोगों को इंजस्टिस मिल गया, लेकिन उनकी जिंदगियां बेहतर बनाना मेरे लिए उससे भी बड़ा टास्क था। ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन
who could stand on his own feet. गांधी जी ने कहा मैं तो मर के चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद क्या? तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं उजागर हूं तो मेरे साथ साथ मेरे जितने भी लोग हैं वो सब उजागर हों। तो उन्होंने लोगों को मोल्ड करना शुरू किया, उन्हें सही डायरेक्शन दिखानी शुरू करी, और उन्होंने ये दिखाना शुरू किया लोगों को कि कितना जरूरी है तुम्हारे लिए अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना और इस देश को आजाद करवाना। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist, who had become a devoted follower of Mahatma. अब यहाँ पे पैसिफिस्ट बताया गया है। पैसिफिस्ट कौन होता है वो यहाँ पे देख लें आप, पीस मेकर। अब यहाँ पर एक बंदा है चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, वो गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त बताया जाता है। हालांकि वो एक इंग्लिशमैन है लेकिन वो पैसिफिस्ट है, मतलब वो शांति चाहता है कि लोगों के बीच में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। वो गांधी जी के पास आता है गांधी जी को विदाई देने के लिए, बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। तो गांधी जी के पास आता है, कहता है गांधी जी को गुड बॉय बोलने के लिए, अपनी ड्यूटी देने जा रहा होता है वो फिजी आइलैंड में। गांधी's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. गांधी जी के जो दोस्त होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, वो कहते हैं कि अगर एंड्रयूज यहाँ पर रुकेगा, ठीक है, चंपारण में, और उन लोग की मदद करेगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और फिर एंड्रयू भी चाहता था, एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी इज अग्रीड, एंड्रयू भी चाहता था कि वो चंपारण एक्ट में गांधी जी का सपोर्ट करे, लेकिन अगर गांधी जी अग्री हो तो। बट गांधी वॉज वेहीमेंटली अपोज, गांधी जी ने लेकिन इस चीज का अपोज किया कि नहीं, मेरे को एंड्रयूज का सहारा नहीं चाहिए। ही सेड यू थिंक दैट in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. कहते हैं देखो ये बहुत गलत हो जाएगा, एक अंग्रेज हमारे सपोर्ट में खड़ा हुआ है। वो तो देखो एक अंग्रेज विलायती बाबू है, मतलब बाहर की जगह पर पढ़ा हुआ इंसान, पढ़ा बड़ा इंसान, वो उसकी मातृभूमि है, और वो अगर हमारी मातृभूमि से लड़ेगा तो वो सही नहीं है, वो एक अनइक्वल फाइट हुई है, मैं ये नहीं चाहता, राइट। और ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से, क्योंकि अगर उनका बंदा हमारे साइड से आकर के किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाएगा तो वो हमारे लिए भी गलत होगा और उनके लिए भी गलत होगा, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा होगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, इससे ये भी लगेगा कि तुम लोग कमज़ोर हो, कि तुम एक बाहरी इंसान का सहारा ले रहे हो। तो हमें किसी भी बाहरी इंसान का सहारा नहीं चाहिए, हमें हमारे लिए ही सजग बनना पड़ेगा और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ। इतनी सी बात है और बहुत क्लियर बात है, तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ेगा अगर तुम्हें कोई जंग जीतनी है तो। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। तो तुम्हें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी आउटसाइडर की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन है, वो तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हारा पल्ला भारी रहेगा, ये कभी मत सोचो। He had read our minds correctly. राजेंद्र प्रसाद कमिंस। अब राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं ये बात सच है, हम कह नहीं सकते कि एंड्रयू हमेशा हमारा सपोर्ट ही करेगा, वो हमारे दिमागों को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है क्योंकि वो हमारे साथ रह रहा है, राइट। एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और गांधी जी ने यहाँ पर सबको ये भी सिखाया कि देखो आत्मनिर्भरता कितनी ज़रूरी है। बाहर का आदमी बाहरी का आदमी होता है और वो आपका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो होता नहीं है घर का भेदी लंका ढाई, अगर उसने ऐसा कर दिया तो, क्योंकि घर का भेदी इसीलिए भेदी बन जाता है क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से जानता है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गांधी जी ने लोगों को सिखाई। एक तो आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस इज वेरी नेसेसरी, और हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो ये सारी चीज़ें इस एपिसोड में इंक्लूड थी। आत्मनिर्भरता, इंडिया इंडिपेंडेंट रहे और शेयर क्रॉपर की मदद भी हो जाए, ये सारी चीज़ें इस पूरे के पूरे एपिसोड में थी। अब इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस चैप्टर के थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ लीडर जो सबको हेल्प करे, बी अ लीडर जो सच का साथ दे, बी अ लीडर जो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। और अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो सिर्फ आपको लोगों की मदद सिर्फ एक केस में नहीं करनी होती, बल्कि उनको हर तरीके से डेवलप करने में होती है। और अगर आप किसी पर्सन को इस तरीके से मदद करते हो तो आप बहुत आगे जाते हो। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। बट जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बता दी जाऊँगी कि अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो CUET की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अड्डा 24/7 की ऐप पर जा सकता है और जा करके अड्डा 24/7 का बैच ले सकता है। कल थी आई थिंक 25, है ना? यस, आज है 26। आपका एक बैच शुरू हो रहा है। आपको अंडरग्रेड एग्जाम्स में जाना है, CUET में जाना है, आप कोई भी बैच उठा सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एटसेट्रा, है ना?
आप जा करके ये बैच ले सकते हैं। ये बैच न्यू बैच आया है, अर्जुन बैच। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश बैच है, न्यू बैच है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है आपका जो पुराना होगा। आप ये बैच ले सकते हैं। इट जस्ट कॉस्ट 8924 रुपीज़, बट इफ़ यू वांट मोर डिस्काउंट यू कैन यूज़ कोड Y484 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। यस, तो ये बैच जो आपको दिख रहा है ना 8900 का, वो आपको 200 रुपीज़ और डिस्काउंट में मिल जाएगा। यू विल गेट इट इन 8714 रुपीज़, राइट। सो प्लीज़ जस्ट गो अहेड विद दिस, बाय इट इफ़ यू वांट। अगर आपको CVT की प्रिपरेशन करनी है, और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशंस, डेली प्रैक्टिस, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी जो आपको हेल्प भी काफ़ी ज़्यादा करेंगी, ठीक है। तो ये है वो कोड और ये है आपका बैच प्राइस। इसके साथ साथ आपको इसमें बुक्स भी मिल जाएंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी CVT की प्रिपरेशन और अच्छी करने में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।